हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। उसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ये एमसीक्यूज़ आपको सीईटी के मेंस में ग्रुप 6 में काफ़ी हेल्प करेंगे और ऑलमोस्ट चांस है कि ऐसे ही क्वेश्चन आए, क्योंकि ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इसके 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। द फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टाइम रेफरेंस, इक्वी मार्जिनल, ऑल ऑफ दिस। तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। जो प्रिंसिपल होते हैं बिजनेस के, ये सारे होते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, मार्जिनल भी होती है, टाइम रेफरेंसेस भी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? प्राइस थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी, प्रोडक्ट थ्योरी, प्रोजेक्ट थ्योरी। तो इसको हम जानते हैं प्राइस थ्योरी के नाम से, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इन सारी मार्केट्स में हम क्या करते हैं? प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज व्हाट। मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब सोशल साइंस, अब पर्सनल साइंस, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा सी, बोथ ए एंड बी। सोशल साइंस भी है एंड पर्सनल साइंस भी है। क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। चाहे मॉडर्न इकोनॉमिक्स हो चाहे ओनली इकोनॉमिक्स हो, इन दोनों का आंसर सेम है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, इन द ईयर 1776। ये बुक भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये फादर है इकोनॉमिक्स के। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से ऐसे कौन से पेयर हैं जो करेक्टली मैच नहीं है? एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन, अभी आपने पढ़ा, ये सही है। कैनन फंड्स, फंड्स देखो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में ही। मार्शल्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, रॉबिन्स पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो आप देख सकते हो इसमें कौन सा ऑड लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज ऑड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। इन्होंने लिखा था प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये थ्योरीज भी याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 26, अ सेलर मार्केट इज़ वन वेयर। जो एक सेलर मार्केट होती है वो कैसी होती है? वेयर सेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू सेल, it is convenient for the buyers to buy, sellers can sell that they produce, buyers dominate the market। जब सेलर्स कुछ सेल्स करेंगे तो उन्हें डिफ़िकल्टी तो होगी नहीं सेल्स के लिए, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, प्रमोशन भी करते हैं, और कोई भी चीज़ अगर बनती है वो बिकती ही है। बायर्स के लिए कन्वीनियंट है, वो भी ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बायर्स के लिए। कुछ गरीब होते हैं, वो आजकल जैसे टमाटर को लेकर चलो आप, टमाटर को हर कोई नहीं खरीद रहा है, तो ये बायर्स के लिए कन्वीनियंट भी नहीं होती। लेकिन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सेलर्स कैन सेल व्हाट दे प्रोड्यूस। वो जो भी बनाते हैं उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक सेलर मार्केट वही होती है जहाँ पे सेलर कुछ बनाता है और उसको आगे क्या करता है? सेल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट समराइज रॉबिन्स डेफिनेशन। और देखो रॉबिन्स का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इतनी बार आके आपको ये शायद क्वेश्चन याद भी हो जाए, लेकिन लास्ट वीडियो में भी रॉबिन्स के बारे में अच्छे से हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा था। तो आप इसको, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आप बता सकते हो कि कौन सी डेफिनेशन उसने हमें दी थी। इकोनॉमिक्स इज़ द सब्जेक्ट कंसर्न with the discovery of the nature and cause of the wealth of nation. Economics is the study of the ordinary business of human life. Economics is the science of finite. Economics is the study of the allocation scarce resources and the determination of employment, income and economic development. अभी आपने पढ़ा ही सोशल साइंस भी है और पर्सनल साइंस भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। रॉबिन्स की डेफिनेशन में क्या आएगा? स्केर्स रिसोर्सेज भी आएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी आएगा एंड सेकेंडली डेवलपमेंट भी आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, द आइडिया ऑफ इक्विलिब्रियम फर्म इज़ प्रोपाउंड बाय। जो इक्विलिब्रियम फर्म होती है, यानी जो फर्म का इक्विलिब्रियम होता है, ब्रेक एनालिसिस पॉइंट होता है, वो आइडिया जो है वो प्रोपाउंड किसने किया? पैग्वी ने, मार्शल ने, जेके मेहता ने, रॉबिन्स ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। द आइडिया ऑफ इक्विलिब्रियम फर्म इज़ प्रोपाउंड बाय पैग्वी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इसमें से हमें ये बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। मनी इज़ एन असेट्स विच प्रोवाइड कैश टू इट्स ऑनर,
Money is an assets which is used in exchange for goods and services. The United States money supply is largely composed of accumulating or borrowed money. The commodity is backbone of the United States money supply. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. द commodity is backbone of the United States money supply. इसमें देखो ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है मनी इज एन असेट्स विच प्रोवाइड कैश टू इट्स ओनर्स. तो जो मनी है वो कोई असेट्स नहीं है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30. मनी हमारी शॉर्ट टर्म असेट्स हो सकती है. द फील्ड ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स डज नॉट इंक्लूड. जो फील्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स का वो किसको इंक्लूड नहीं करता. डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन. तो देखो डिमांड तो इकोनॉमिक्स में आती है, प्राइस डिसीजन भी आता है क्योंकि हम प्राइस मेकर, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस बनाते हैं सप्लाई एंड डिमांड के उस पर. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिसीजन भी आता है. लेकिन डिविडेंड डिसीजन है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं आता, वो आपका एक अकाउंट्स का पार्ट हो जाता है. तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ इनकरेक्ट. मतलब करेक्ट है लेकिन वैसे गलत है. क्वेश्चन नंबर 31. हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ बिजनेस इकोनॉमिस्ट. कंपनी सेक्रेटरी, इकोनॉमिक एडवाइज़र, लेजन ऑफिसर, कंट्रोलर ऑफ अकाउंटेंट्स. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. अलग से दिख रहा है. कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो आप बिना पढ़े एकदम से देख के ही कर दोगे. तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32. अ पॉइंट ऑन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज़ कॉल्ड. जो जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व में स्लोप होता है, धीरे धीरे जो पॉइंट आते हैं वो क्या दर्शाते हैं. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट रेट ऑफ ट्रेड ऑफ रेट, मार्जिनल रेट ऑफ न्यूट्रलिटी. तो वो क्या दर्शाते हैं. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस. सब्सटीट्यूशंस क्यों होते हैं. क्योंकि हम क्या करते हैं एक चीज़ को बढ़ाने के लिए एक चीज़ को घटाते हैं. तो वो क्या होता है. सब्स्टिट्यूट होता है. किसी चीज़ को किसी दूसरे की जगह रिप्लेस करना. और जब दोनों चीज़ों को एक साथ यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है. कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस. व्हाट शुड बी द मैनेजमेंट. इट इज़ रिलेटेड टू. जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है और किससे रिलेटेड होता है. पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, आर्ट, ऑल ऑफ दिस. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. नॉर्मेटिव साइंस. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34. इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस दैट स्टडी मनीज. इट हैज़ बीन डिफाइंड एज. इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. जेबी सेज. क्लासिकल इकोनॉमिक्स सच एज एडम स्मिथ, जेबी सेज, वॉल्कर. इन दोनों ने ही कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो किससे रिलेटेड है. स्टडी ऑफ मनी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35. इकोनॉमिक्स रिमेन्स न्यूट्रल टू ऑब्जेक्ट्स. दिस इज अ स्टेटमेंट. ये हमें स्टेटमेंट दिया है मार्शल ने, क्योंकि ये मार्शल ने और किसके ऊपर दिया था. वेलफेयर के ऊपर. आपको याद रखना है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36. द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस इज. जो इकोनॉमिक्स थ्योरी है उसका ऑथर कौन है. रॉबिन्स, केन्स, मार्शल्स. केन्स की थ्योरी आप आगे पढ़ेंगे मल्टीप्लायर वगैरह में. बामूल. तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है. बामूल. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37. यहाँ से आपके डिमांड कर्व के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे. इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, आपके लिए ये भी अच्छा है क्योंकि उसमें आपको इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ था. तो ये जो ऊपर वाले क्वेश्चंस थे वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थे जो कि आपको आने चाहिए. अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लोगे तो आपकी थ्योरी ऑलमोस्ट पूरी कवर हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 37. द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस अज्यूम व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स टोटल प्रोडक्शन विल डिक्रीज. यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल्स. Some factors of production are fixed. When marginal production falls, total production is maximum. Option number C is correct. Some factor of productions are fixed. क्योंकि जब कोई भी चीज़ हो वेरिएबल प्रोपोर्शंस में तो उसमें जो फिक्स कॉस्ट होती है वो क्या होती है. वो फिक्स रहती है. कुछ फैक्टर्स हम ये सोच के चलते हैं क्योंकि शॉर्ट टाइम में हम ऑलरेडी अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी चेंज कर सकते हैं. जो बाकी चीज़ें होती हैं लॉन्ग टर्म वाली उनको हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे एग्जाम्पल आपके पास 10 दिन में 1000 शर्ट्स बनाने का वो आ गया तो आप क्या कर सकते हो. लेबर बढ़ा सकते हो लेकिन मशीन नहीं बढ़ा सकते हो. 10 दिन में लैंड नहीं बढ़ा सकते हो. तो ये सारी चीज़ें जो चीज़ नहीं बढ़ा सकते हो वो कैसी हो जाती हैं. फिक्स हो जाती हैं. तो सिर्फ आप जो चीज़ें बढ़ा सकते हो उनसे ही अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकते हो. लेकिन आपको वो चीज़ें इतनी भी नहीं बढ़ा सकते कि वो लोग बैठे रहें. जैसे मशीन 10 हैं तो आप वहाँ पे 20-30 लोग लगा सकते हो. अगर आपने 100 लोग लगा दिए तो क्या होगा. मनी की वेस्टिंग होगी, टाइम की वेस्टिंग होगी क्योंकि उसमें से आधे लोग तो क्या है बैठे ही रहेंगे. वो पूरा अपना प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे. इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट होगा.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ़ अदर थिंग्स रिमेन्स सेम। जो लॉ ऑफ डिमांड का स्टेट्स का क्या है, जब अदर चीज़ें सेम रहें। आपको पता होना चाहिए जो लॉ ऑफ डिमांड है वो तभी फॉलो होता है जब सारी चीज़ें होती हैं वो कैसी रहती हैं, समान रहती हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहती हैं। लाइक इंटरेस्ट हो गया आपका, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी हो गई, ये सारी चीज़ें कैसी रहें, फिक्स रहें। देयर इज़ ऑलवेज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। देयर इज़ ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जो पहला है वो सप्लाई का है, जिसमें क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस में एंड सप्लाई में, लेकिन डिमांड में और सप्लाई में हमेशा कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हमारे गिफन गुड्स हैं, इन्फीरियर गुड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। गिफन पैराडॉक्स एज एन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड इंक्लूड्स। जो गिफन पैराडॉक्स है वो एक्सेप्शंस कैसे है लॉ ऑफ डिमांड्स के, प्रेस्टीज गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सिट्यूट गुड्स। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फीरियर गुड्स। इसमें हमारा क्या होता है कि डिमांड, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है, तो एक पॉजिटिव रिलेशन आ जाता है। हमें वैसे हमेशा प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन इन्फीरियर गुड्स को लोग ये समझते हैं कि जैसे ही सैलरी कम होगी तो लोग सस्ती चीज़ें खरीदेंगे, इनको हम बहुत ही सस्ती चीज़ें या चीप चीज़ों के लेके चलते हैं। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है तो हम सोचते हैं हम इससे अच्छी चीज़ें क्या है अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ये आपको समझ में आ गया होगा, इन्फीरियर गुड्स। ये ही एक हमारा इकलौता क्या है, एक्सेप्शंस है। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ये आपके 100% आने के चांसेस हैं इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन। वाज प्रोपाउंड बाई गुस्ताव कैसले इन ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए 1922। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, इसको पीपी ट्रिपल पी भी बोलते हैं, वाज प्रोपाउंड इन गुस्ताव कैसले इन 1992, according to which macroeconomics used basket of goods to differentiate the currencies of the countries. In this method, currencies were compared on the basis of price of a group of goods. It's also compared economic productivity and standard of living. ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ही हम क्या बताते हैं, जो आज डॉलर है इतना महंगा है और हमारा रुपया क्या इतना सस्ता है। तो आज के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग से एक थ्योरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।